जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है हीट यानी ऊष्मा। क्या नाम है इसका? हीट यानी ऊष्मा। तो आज हम लोग इसी हीट और ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। तो हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जानेंगे। हम लोग इस जो चैप्टर ऊष्मा है इस तक पहुंचने के लिए हम लोग कुछ प्रश्न का हल ढूंढेंगे और तब धीरे धीरे जा कर के हम लोग इस प्रश्न के उत्तर की तरफ पहुंचेंगे। तो आइए चलते हैं। क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि जब सर्दी का मौसम आता है तो लोग टोपी, मफलर, जैकेट क्यों पहनते हैं? या जब भी गर्मी का मौसम आता है तो घर के लोग हमको क्या करते हैं, हल्के रंग के और कॉटन के यानी सूती के वस्त्र पहनने के लिए देते हैं। आखिर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा तभी। अच्छा, इसको ऐसा नहीं है कि वो लोग पहनने के लिए देते हैं या सलाह देते हैं या कपड़ा देते हैं और उसको पहनने के बाद हमको कोई दिक्कत महसूस हो, अनकंफर्टेबल लगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जो हमारे गार्जियन छोटे से हमको जो पहनाते आए हैं, जो आदेश देते आए हैं कपड़ा के मामले में, यदि हम उसका पालन करते हैं तो हमको आरामदायक लगता है। ठंडी के मौसम में हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो स्वेटर वगैरह पहना करके ऊपर से एक शॉल को पीछे से बांध दिया जाता था, जिसको देहाती एरिया में गाती कहा जाता है। क्या कहता है? गाती। ये लगभग पुराने समय यानी कि आज से 15-20 साल पहले के जितने भी लोग होंगे उनको ये ज़रूर शब्द सुनने को मिला होगा या उनके साथ ये गाती वाली घटना ज़रूर घटी होगी। उस समय होता क्या था कि उतने कपड़े का बाज़ार नहीं था और लोगों के पास हर एक मौसम के लिए, चूँकि कपड़े जो होते हैं मौसम के अनुसार होते हैं। यदि आपको गर्मी का मौसम है, यदि मान लीजिए अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में यदि हम आपको स्वेटर पहना दें तो क्या होगा? या ठंडी का मौसम है, मान लीजिए कि ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में क्या हो, यदि हम आपको एक जो है सूती का वस्त्र शर्ट दे दें, सूती का क्या दे दें, शर्ट दे दें, तो क्या होगा? आप जो है ठंडी के दिन में कपकपाते क्या कर देंगे? दम तोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी हम वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्रों को मौसम के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, मौसम के अनुसार ही वस्त्र को हम लोग पहनते हैं, जैसा मौसम वैसा वस्त्र। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए कि यदि आप घर से बाहर में हैं, सपोज कीजिए कि आप मौसम है हमारा सर्दी का यानी कि ठंडी का मौसम है। ठंडी के मौसम में धूप निकला हुआ है, अचानक एक बार आपको अचानक मूड बना कि आज हम लोग चलते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। आप बैग पैक किए और चूँकि मौसम था गर्म, ठंडी का ही मौसम था लेकिन धूप वगैरह निकल रहा था, तो आपके मन में विचार आया कि अच्छा आज जो है हम क्या करेंगे, आज जो है हम ऐसे ही चलेंगे बिना कोई स्वेटर जैकेट लिए। आप कहाँ पहुँच गए? आप घूमने पहुँच गए। और अगले दिन हुआ क्या कि मौसम में हो गई नमी, चारों तरफ क्या हो गए? बादल छा गए। उसके बाद क्या हो गए? कुहरे आ गए और मौसम ने अपनी करवट बदल दी और अचानक लगने लगी ठंडी। अब चूँकि आपके पास न जैकेट है, न स्वेटर है, न कंबल है, न रजाई है, कुछ भी आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ठंड से कपकपाने लगेंगे। चूँकि आप मार्केट में हैं या आप मान लीजिए कहीं दूर चले गए हैं मार्केट से, तो उस समय क्या होगा? या आपके पास कोई भी चारा नहीं बचता होगा। या तो आप आएंगे, आने के बाद मार्केट में जाएंगे और मार्केट में जब जाएंगे तो कपड़े की दुकान पे जाकर के आप गरम वस्त्र खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? गरम वस्त्र। गरम वस्त्र क्यों खरीदेंगे? चूँकि आपको ठंडी लग रही है, तो जो गरम वस्त्र क्या करेंगे? हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करेंगे और शरीर को ठंडक से बचाएंगे। या यदि आप किसी गांव देहात में हैं, कहीं अपने
नानी के यहाँ, मामा के यहाँ घूमने गए हैं, तो आपके नाना जी के यहाँ कोई जो बच्चा है या घर का कोई व्यक्ति है वो आपके लंबाई का नहीं है, आपके मोटाई चौड़ाई का नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप उनका भी नहीं पहन सकते हैं। तो उसका मात्र एक ही सॉल्यूशन बचता है, और वो है आग। क्या है? आग है। अब आग से क्या होता है? तो लोग करता क्या कि इसको बहुत तेज ठंडी लग गई है तो इसको तुरंत गर्मी देना है, तो लोग आग जला करके उसके पास बैठा देता है। जैसे ही आप आग के पास बैठते हैं, धीरे धीरे आप फील करते हैं कि आपका शरीर जो पहले उकड़ू होकर के बैठा था, झुक करके बैठा था, धीरे धीरे आग की गर्मी को पा करके क्या हो गया, वो एकदम अपने आप को फिट महसूस करा दिया। तो आखिर कुछ ना कुछ तो जादू है उस आग में, जिसने आपके उस कड़कड़ाते हुए सर्दी में आपके जो अंगों में जान नहीं था, जो सर्दी से एकदम टूट गए थे, टूटा हुआ फील कर रहे थे, उन अंगों में क्या कर दिया, ऊर्जा भर दिया। ठीक है, ऊर्जा भर दिया, और हमारा शरीर क्या हुआ, हमारा शरीर एकदम टाइट हो गया। फिर उसके बाद आप जो है जो व्यवस्था करें गर्मी के लिए, लेकिन जो आपको क्विक एनर्जी जो है, क्विक ऊर्जा जो है, आपके शरीर को गर्मी की आवश्यकता थी, तो किससे पूरा हुआ, वो मात्र और मात्र आग से पूरा हुआ। ठीक है, तो आग में क्या जादू है जिसने आपको झुके हुए शरीर को सीधा कर दिया। आज हम इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर है, तो आज हम उस पावर के बारे में पढ़ने जाएंगे। उसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं, उसी पावर को हम लोग ऊष्मा के नाम से जानते हैं। जो वो आग का पावर था, जो गर्मी था, क्या था, गर्मी था पावर, उसी गर्मी को हम लेकर के क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हुआ क्या, आइए जानते हैं, नोट कीजिए इसको, ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा क्या है, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो क्या करती है, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा हमें गर्माहट प्रदान करती है और कई कार्यों में उपयोगी है। हुआ क्या, जैसे ही हम आग के सामने बैठते हैं, तो जो आग की ऊर्जा है, गर्मी है, क्या हुआ, वो हमारे शरीर में प्रवेश करने लगी। तो इससे एक चीज़ तो हो गया कि आग की अपेक्षा हमारा शरीर क्या था, ठंडा था। आग गर्म थी, हमारा शरीर ठंडा था। तो यानी कि जो गर्मी है वह कहाँ जाती है, गर्म वस्तु, जो गर्मी है यानी ऊष्मा जो है, वह गर्म चीज़ से ठंडा चीज़ में जाती है। हमारा शरीर ठंडा था, आग गर्म थी, तो आग की जो गर्मी थी वह कहाँ प्रवेश की, हमारे शरीर में प्रवेश की। तो जब हमारे शरीर में प्रवेश की तो हमारे शरीर को क्या हुआ, तो हमारे शरीर को गर्माहट महसूस हुई, और जब गर्माहट महसूस हुई तो हमारा शरीर जो है ऊर्जावान हो गया। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम चार्ज हो गए। क्या हो गए, चार्ज हो गए। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, वैसे ही हमारा शरीर भी उस ऊष्मा की ऊर्जा से चार्ज हो गया। अब देखिए एक चीज़ और है कि अब मैं एक और आप लोग के सम्मुख एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। अभी आप लोग को जो है, अभी मौसम चल रहा है कि मैं किसी काम से दिल्ली चला गया था, और वह मौसम था सर्दी का, और वह महीना था जनवरी, जहाँ जो है कड़ाके की इस जनवरी में ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। उसमें मैं दिल्ली चला गया। जब दिल्ली गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि इतनी सर्दी होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति के सर के ऊपर न तो टोपी है और न ही मफलर है। ये दोनों क्या करते हैं, ठंडी से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं।
जैसे गाड़ी चलाते हुए हेलमेट जो है हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है, जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो हमारा जो हेलमेट होता है, कंपनी का हेलमेट, मजबूत हेलमेट, वो हमारे सर की रक्षा करता है। ठीक वैसे ही सर्दी के दिनों में ये जो मफलर होते हैं और ये जो टोपी होते हैं क्या करते हैं, हमारे सिर को गर्म रखते हैं। लेकिन मैंने वहाँ दिल्ली में देखा कि किसी भी व्यक्ति के सर के ऊपर न टोपी था न मफलर था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं उस समय तो गया था, वो सन 2010 था, आज 16 साल हो गए। लेकिन उसके कुछ साल बाद एक व्यक्ति हुए दिल्ली में जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, अरविंद केजरीवाल। उनको लोग केजरीवाल जी बोलते हैं। और इनका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जैसे ही ठंडी का मौसम आता है उनका मफलर निकल जाता है, उनका मफलर निकल जाता है, वो अपने सर पे जो है मफलर बांध लेते हैं, गले से होते हुए वो बांधा जैसे जाता है उसको बांध देते हैं। तो ये दिल्ली में प्रचलित ये बात हो गई है शुरू कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी का मफलर निकलता है वो अपने सर को बांधते हैं, वैसे ही लोग समझता है कि हाँ भाई दिल्ली में अब ठंडी आ गई है। अब दिल्ली का मैंने क्यों जिक्र किया आप लोग सोच रहे होंगे, तो मैं असली मुद्दे पे आता हूँ। तो उस समय जो था मौसम था सर्दी का। किसका मौसम था? सर्दी का। लेकिन उस सर्दी के मौसम में भी जो वहाँ के लड़के लड़कियाँ हैं वह आइसक्रीम खा रहे थे। आज के डेट में भी यदि ठंडी के दिन में आइसक्रीम बिकता है तो वो केवल और केवल दिल्ली में बिकता है। क्यों भाई? दिल्ली के लोग जो है ठंडी के दिनों में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। लेकिन हम लोग के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश हुआ, जो यूपी हुआ, बिहार हुआ, उसके बाद झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ठीक है, बंगाल हुआ, पश्चिम बंगाल, ये जो क्षेत्र हैं इस क्षेत्रों में जो आइसक्रीम है वह केवल और केवल कब खाई जाती है? लोग गर्मी में इसको खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यह ठंडी होती है। इसको लोग ठंडी में खाना पसंद नहीं करते हैं हमारे यहाँ। लेकिन दिल्ली में लोग जो है ठंडी में भी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। गर्मी में तो खाते ही हैं, लेकिन वो लोग ठंडी में, वर्षा ऋतु में, यानी बरसात में, सभी मौसमों में वो लोग आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं। तो आइसक्रीम कैसा होता है? आइसक्रीम जो है ठंडा होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक कहानी बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक लड़का था और वो क्या किया, उसके दादाजी बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो वो चाय पीते थे, चाय के बहुत शौकीन थे। तो उन्होंने अपने पोता से बोला कि जाओ अपनी मम्मी से बोल दो कि हमको एक कप अच्छा सा चाय बनाएं, ठीक है, मीठा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। बच्चा जाके बोलता है अपनी माँ से, तो उसकी माँ जो है क्या करती है, चाय बनाती है। चाय बनाने के बाद वो उस बच्चे को दे देती है। बच्चा ले जा कर के अपने दादाजी को वो चाय का प्याला दे देता है। चाय का प्याला दे देता है। जैसे ही एक चुस्की उसके दादाजी चाय लेते हैं, भीतर डालते हैं, तो कहते हैं बेटा चाय तो बड़ा फीका है। तो फिर बच्चा बोलता है कि तो मैं क्या करूं दादाजी? तो दादाजी बोलते हैं कि जाओ अपनी माँ से बोलो कि एक कटोरी ले, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दे और उसमें एक चम्मच डाल दे। जाके बच्चा बोलता है अपनी माँ से। उसकी माँ जो है कटोरी में 2 चम्मच चीनी डाल करके और उसी कटोरी में चम्मच रख के ले जा करके बच्चे को दे देती है। बच्चा ले जाकर अपने दादाजी को देता है। उसके दादाजी चम्मच की सहायता से 2 चम्मच चीनी जो है उसमें अपना डाल करके उसी से घोल लेते हैं। चाय गर्म रहता है, घोल करके उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब दादाजी चाय पी लेते हैं, बच्चे को देते हैं, तो बच्चा कौतूहलवश उस चम्मच को छू देता है। तो उसको क्या हुआ, जैसे ही बच्चे ने चम्मच छुआ उसको गर्मी महसूस होती है। गर्मी महसूस होती है तो फिर वो सोचता है कि आखिर क्या हुआ, मैंने तो दादाजी को चाय जो है कप में दिया था, चीनी मिट्टी का कप था, और उसमें ये मैंने चम्मच तो जब लाया था तो चम्मच तो ठंडा था, लेकिन आखिर क्या कारण हुआ कि ये जो चम्मच जो है गर्म हो गया।
वो बेचारा सोच रहा है उसके बारे में। आप लोग इसको सोचिएगा और उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। यदि उत्तर निकल जाए तो ठीक, नहीं तो पाठ के अंत में मैं इस बात को जरूर पढ़ाऊंगा या पाठ के बीच में ही ये की जा सकता है। दूसरा उदाहरण, जैसे मान लीजिए औरत लोग रोटी बनाती है। क्या बनाती है जी? रोटी है कि जो पॉट ए है उसमें हम क्या करेंगे? ठंडा पानी रख देंगे। पॉट ए में ठंडा पानी है और पॉट बी में गर्म पानी रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि कुछ ठंडा और गर्म पानी मिला करके इस पॉट में रख देंगे। कुछ गर्म होगा और प्लस ठंडा होगा, दोनों को मिला करके इसमें रख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम अब अपना एक हाथ इस जल में बर्तन में और दूसरा हाथ इस बर्तन में डालेंगे। दोनों बर्तन में हम क्या करेंगे? दोनों हाथों को डाल देंगे और इन हाथों को 2 से 3 मिनट तक इसके भीतर रखना है। कितना? 2 से लेकर के 3 मिनट तक रखना है। और जब 2 से 3 मिनट तक हम इसको डुबो के रखेंगे और अब क्या करेंगे? अब दोनों हाथों को उठाएंगे। ये जो हमारे दोनों हाथ हैं, इन लोग इस हाथ को उठाएंगे और ले जा कर के जो हमारा तीसरा वाला बर्तन था उसमें हम डालेंगे तो हमको क्या फील होगा? हमको ये फील होगा, मेरा बायां हाथ कहेगा कि जो मग सी है यानी जो तीसरा वाला मग है उसका पानी गर्म है, तथा जो मेरा दाहिना हाथ है वो कहेगा नहीं नहीं, वो पानी क्या है? वो ठंडा है। तो आखिर है क्या? आखिर हम लोग कहते हैं कि हम छू के बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी क्या है। दोनों के बारे में हम लोग गर्म या ठंडा है, गर्म है या ठंडा है, उसको हम लोग छू के बता सकते हैं। किन के द्वारा? इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। ठीक है, यानी छू के भी बता। लेकिन यहाँ तो कंफ्यूज हो गया। यहाँ कंफ्यूज क्या हुआ? बायां हाथ कह रहा है कि सी का जो पानी है वो गर्म है और दाहिना हाथ कह रहा है कि नहीं वो ठंडा है। आखिर मेरे हाथ को ही यह पता नहीं है कि कौन सा पानी गर्म है और वो पानी गर्म है कि ठंडा है, यह हमारा हाथ भी नहीं बता पा रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो इस स्थिति में हमको एक यंत्र की आवश्यकता होती है जिसको हम तापमापी कहते हैं, यानी ताप को मापने वाला। ताप को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम तापमापी कहते हैं। तापमापी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ तापमापी। देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर, इसको बोलते हैं तापमापी। थर्मामीटर का मतलब होता है तापमापी। ठीक, तो पहला हमारा तापमापी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी डॉक्टरी थर्मामीटर बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको बुखार महसूस हो रहा है, उसका शरीर कपकपा रहा है, एकदम उसका दांत किटकिटा रहा है। तो जब दांत किटकिटाता है, कपकपाते आदमी, तो लोग कहता है कि तुमको क्या हो गया है? तो तुमको बुखार हो गया है। बुखार हो गया है तो ऐसे तो दवा देंगे नहीं, बुखार फील हो रहा है तो दवा नहीं देना चाहिए। हम लोग करते क्या हैं, गांव देहात में लोग करते क्या है कि इसको बुखार है तो किसी ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएं जो डॉक्टरी नहीं पढ़ा है, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर। तो आप जब झोला छाप डॉक्टर के पास जाइएगा तो यदि आप मरीज को नहीं ले गए तो जाकर बोलिएगा कि भाई मेरा बच्चा है, उसको जो है बुखार आ गया है, कपकपा रहा है, दांत कटकटा रहा है, तो उसको दवा दीजिए। डॉक्टर ये नहीं पूछेगा बुखार कितना है क्या नहीं है, वह तुरंत क्या कर देगा? वह बुखार की गोली दे देगा। क्या दे देगा? गोली दे देगा, बोलेगा इसको ले जाइए और बच्चे को खिलाइए। लेकिन दिक्कत क्या है कि बुखार कितना है हमारे शरीर का। बुखार से मतलब क्या है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, ताप है, वह बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं कि इसको क्या है? बुखार है। ठीक है, कितना बुखार है ये नहीं मालूम है, डॉक्टर ऐसे दवा दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको बुखार है
तो एक बुखार मापने वाला यंत्र होता है जिसको हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। देखिए होता क्या है, यह कांच का बना होता है, ठीक है। इसके बाहरी भाग में स्टील का एक टोपी टाइप का लगा रहता है। इस टोपी से एक कनेक्टेड होता है पतला सा पाइप जिसमें पारा भरा होता है। क्या है? पारा एक धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाते हैं। लिक्विड का मतलब होता है द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था। पहले के ज़माने में हम लोग पढ़ते थे पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था? 3। अभी भी बहुत जगह पढ़ाया जाता है कि 3 ही अवस्था होती है। मैं भी अभी 3 ही मान के पढ़ा रहा हूँ। 3 अवस्था होती है। कौन कौन? एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस उसको कहते हैं जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। जैसे लकड़ी का हो गया कुर्सी, टेबल, उसके बाद हो गया अलमारी। जो चौक हमारा है वो चौक क्या है? ठोस है। फिर हमारा ब्लैक बोर्ड है, ईंट है, ठीक। द्रव का मतलब होता है जिसका आकार क्या हो? निश्चित नहीं हो, ठीक है। और जिस बर्तन में रखा जाए वह उसी का क्या कर लेता है? आकृति ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लीजिए सरसों का तेल है, पानी है, इसको बोतल में रखेंगे तो बोतल जैसा हो जाएगा। इसको बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। और गैस जो होता है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो चूंकि वह बहते फॉर्म में है, यह द्रव है। लेकिन एक बात और जान लीजिए आप लोग, यह माना जाता है कि जो भी तत्व हैं, क्या हैं? जो भी तत्व हैं, तो इसमें जो है धातु है। धातुओं के बारे में कहा जाता है कि धातुएं जो होती है ठोस अवस्था में होती है। जैसे लोहा, टीना, जस्ता, तांबा, पीतल, ये सब क्या हैं? ये सब धातुएं हैं और ये ठोस अवस्था पाई जाती है। लेकिन एक पारा ही ऐसा धातु है, पारा, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। पारा का खासियत यह है कि यदि यह गोल है, ठीक है, यदि आप इसको पटक दीजिए, तोड़ दीजिए तो ये छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाएगा। और फिर यदि आप छोटे छोटे टुकड़े को समेट लेंगे तो फिर यह ऐसे एक हो जाएगा, एक संपूर्ण हो जाएगा। तो पारा की ये खासियत है। तो इसी पाइप में, जो पतली सी पाइप है, इसी में पारा भरा जाता है, ठीक है। पारा क्या करता है? जितना टेम्परेचर होता है ऊपर की तरफ चढ़ करके बता देता है, ठीक है। यह ताप के साथ क्या होता है? फैलते जाता है। जैसे जैसे इसको ताप मिलता जाता है या फैलते जाता है, जहाँ पे आकर के रुक जाता है वही हम लोग मान लेते हैं कि इतना ही हमारे शरीर का क्या है? टेम्परेचर है। और इसमें संकुचन लगा होता है, किंक जिसको बोलते हैं। वह क्या करता है? पारे को वापस नीचे नहीं आने देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पारा है यह कहाँ से कहाँ तक? 35 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को माप सकता है। इसके ऊपर का नहीं माप सकता है, ना इसके नीचे का माप सकता है, ठीक है। और होता क्या है कि जैसे ही हमको बुखार मापना होता है तो जाते हैं तो डॉक्टर के पास, या तो वो आपके कांख में लगवाता है या वो आपको जीभ के नीचे बोलता है कि जीभ के नीचे इसको दाब लीजिए। दाबने के बाद कुछ देर बाद वो डॉक्टर क्या करता है? ऐसे आपका थर्मामीटर मुंह से या कांख से निकाल के देख लेता है और जहाँ तक टेम्परेचर बताया रहता है पारे का, बता देता कि हाँ आपको 100 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है, तो आपको जो है एक PCM लेना होगा, पैरासीटामोल लेना होगा, जिससे आपका बुखार कम हो जाए। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसी को हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इसका उपयोग किस में होता है? इसका उपयोग मानव के शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि मानव का तापमान मापने वाले थर्मामीटर से आप जो है ये न कीजिएगा कि चाय की गर्मी जाके नाप लीजिएगा, चाय का गर्मी या गर्म पानी का
ये गर्म पानी कितना है भाई, तो आप लोग को मैंने बताया कि केवल और केवल यह 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ही तापमान बताता है, उसके ऊपर के तापमान के लिए यह बना ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमको आगे बढ़ना होगा किसमें, तो ये होता है हमारा प्रयोगशाला थर्मामीटर, जिसको लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। यह क्या करता है, यह प्रयोगशाला में द्रव, रसायन और पदार्थों का तापमान मापने के लिए किया जाता है इस काम। ठीक है, और एक बात और, यह कहाँ से कहाँ तक का, यह -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को क्या करता है, यह मापता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी पारा या रंगीन अल्कोहल भरा होता है। जैसे इसमें पारा था ऊपर वाले में, तो इसमें भी, इसके बीच में भी पारा या रंगीन अल्कोहल भरा रहता है। ठीक है, यह अधिक सटीक होता है और विभिन्न प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है लेबोरेटरी में। जैसे आप लोग बड़े हो जाएंगे और क्लास 10th वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे 9th में भी आपको जो है लेबोरेटरी मिलेगी, प्रयोगशाला, वहाँ पे आप लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक है थर्मामीटर हमारे पास, ये जो है मौसम मापने के लिए किया था कि आज इतना टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, आज दिन का तापमान इतना होगा और अधिकतम तापमान इतना हो सकता है और न्यूनतम तापमान इतना हो सकता है। ठीक है, इसमें 2 थर्मामीटर लगे होते हैं। देखिए ये हमारा जो है मौसम विभाग का मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है, यानी कि मौसम में कब ठंडी होगी कब गर्मी होगी। इसमें देखिए 2 पाइप लगे होते हैं, दोनों में लगा होता है, ये दोनों में देखिए टेम्परेचर मापने के लिए यहाँ दिए हुए हैं, उसके मानक कितना टेम्परेचर है दोनों के लिए, यानी ठंडी के लिए अलग होता है इसमें थर्मामीटर और गर्मी के लिए अलग होता है। ठीक है, यह करता क्या है, यह 24 घंटे रिकॉर्ड मापता रहता है और इसका रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब अगला आ गया, एक और थर्मामीटर आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। ये भी हम लोग को देखने को मिलता है, पारा वाला एक थर्मामीटर है और ये डिजिटल है। दोनों थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने शरीर का तापमान मापते हैं। आजकल के न्यू जनरेशन जो है, नए लोग इसको ज़्यादा लेना पसंद करते हैं क्योंकि देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसको भी जैसे हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर को यूज कर रहे थे पारा वाला, ठीक है, वैसे ही इसको भी हम यूज करते हैं, बशर्ते उसमें पारा लगा था, इसमें पारा नहीं लगा होता है, इसलिए क्या है, सुरक्षित है और पर्यावरण के लिए अच्छा है। पारा जो है वह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब जब से एक बीमारी चली कोरोना जब से चला तब से आप लोग देखते होंगे ये थर्मामीटर आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर, औरक्त थर्मामीटर। इसको ये भी डिजिटल टाइप का होता है, जैसे डिजिटल होता है ना वैसे, लेकिन इसमें क्या है, स्कैन करता है, स्कैनर का काम करता है। जैसे आप सामने आते हैं, आपको जैसे स्कैनर होता है किसी चीज़ का, सामने से ला करके खड़ा कर देता है वो आपके माथे के सामने, और ये आपका क्या कर देता है, टेम्परेचर बता देता है। और कोरोना जब से हुआ तब से इसका यूज बहुत होने लगा, क्योंकि कोरोना में लोग कहता था कि नहीं छू लेगा तो इसको कोरोना हो जाएगा, इसके संपर्क में आ जाएगा, तो लोग करते क्या थे कि छूने से डरते थे। तो कोरोना के समय में इस थर्मामीटर का उपयोग बहुत हद तक बढ़ गया है। जब भी जाइएगा आप हॉस्पिटल में जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, बैंक वगैरह में हम लोग जाते थे, यहाँ तक कि मॉल वगैरह में भी इस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो थर्मामीटर क्या है, तो थर्मामीटर एक विशेष उपकरण होता है जिसका यूज अलग अलग स्थान पे आवश्यकता के अनुसार अलग अलग करना चाहिए। और जब जानकारी हो गई है तो आप लोग सही थर्मामीटर का इस्तेमाल कीजिएगा।
आइए फिर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। मैंने ये बता दिया है कि थर्मामीटर जो है कैसे होते हैं और किन का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऊष्मा के स्रोत। ऊष्मा के दो स्रोत, एक तो है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत वह स्रोत है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे सन यानी कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा कहते हैं। अभी के समय में इसका चलन बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, सौर ऊर्जा की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा आ रहा है स्रोत हमारा, जिसको हम मानव निर्मित स्रोत या कृत्रिम स्रोत भी कह सकते हैं। कौन सा स्रोत? कृत्रिम यानी बनावटी, जिसको मानव ने बनाया है। तो वैसे स्रोत में देखिए क्या आ रहा है, गैस चूल्हा आ रहा है, हीटर आ रहा है, मोमबत्ती आ रहा है, बिजली का बल्ब आ रहा है। ये सभी क्या है? ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने शुरू में आप लोगों से एक प्रश्न किया था, शायद आप लोग को याद होगा, कि जो बच्चा चाय का चम्मच जो है छुआ था उसको गर्मी महसूस हुई थी, और जो तवा पे रोटी बनता है उसका हैंडल टूट गया है, लकड़ी का नहीं है, वो जो तवा में लगा हुआ है, जो जिससे तवा बना है उसी चीज़ से उसका मुठिया भी बना हुआ है, तो उसको छूने पे हमको क्या हुआ? गर्मी महसूस हुआ। आखिर उसका कारण क्या था? मैंने इस बात को बताया था कि पाठ के बीच में या पाठ के अंत में मैं उसको बताऊंगा। तो देखिए होता क्या है, ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडी की तरफ जाती है। इसका उदाहरण मैंने शुरू में भी दिया था कि यदि कोई व्यक्ति है जिसको ठंड लग रही है, वह व्यक्ति आग के पास बैठा, तो आग की गर्मी जो है उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गई, यानी व्यक्ति ठंडा था और आग गर्म थी, तो हमेशा ऊष्मा जो है गर्म से ठंडे की तरफ बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है, ऊष्मा का ट्रांसफ़र कैसे होता है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा कैसे जाती है? तो यह 3 तरीके से जाती है। 3 तरीका में पहला तरीका है जिसको हम चालन बोलते हैं। चूँकि आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जब मैं ऊष्मा पढ़ा रहा हूँ तो इसके बाकी सभी टॉपिक्स जो इसके अंतर्गत आते हैं उसको मैंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया। ऊष्मा का स्थानांतरण जो है चालन कंडीशन से होता है। पहला होगा, दूसरा हुआ संवहन, और तीसरा हुआ विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण, ये 3 माध्यम से जो है ऊष्मा का संचरण एक से दूसरे वस्तुओं में होता है। एक एक लाइन जानेंगे। देखिए, जब ऊष्मा जो होती है ठोस पदार्थ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है, तो उसमें उसे हम ऊष्मा का चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा का चालन। देखिए यहाँ एक रॉड दिखाया गया है, रॉड है, उसका एक सिरा आगे में रखा गया है और दूसरा सिरा इधर दिखाया गया है कि ठंडा सिरा है, और ये कौन सा सिरा है? ये गर्म सिरा है। तो होगा क्या? तीर के माध्यम से दिखाया गया है कि जो ऊष्मा होती है वह गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऊष्मा का चालन। ठीक है। और दूसरा जो है हमारा, उसे हम बोलते हैं संवहन। संवहन, जब ऊष्मा द्रव के तल या गैस में उसकी गति द्वारा फैलती है। होता क्या है कि जैसे आप लोग दूध गरमाते हैं या पानी को गर्म करते हैं, तो होता क्या है कि नीचे का तल जो आग के संपर्क में है वह पहले गर्म होता है। आप जाइए, आप छोड़ दीजिए।
कि जैसे ही आप लोग जो है दूध गर्माती हैं या पानी गर्माती हैं तो होता क्या है कि जो तल, ये चूँकि नीचे का तल है और ये आग के संपर्क में है, तो जो इसके तली में वो जो दूध है या पानी रहता है वह पहले गर्म होता है। क्या होता है? पहले गर्म होता है। तो जब यह पहले गर्म होता है तो यह क्या करता है? यह दूसरे को गर्म करता है, गति करते फिर तीसरे को, फिर लास्ट में क्या होता है कि सभी कण जो हैं एक दूसरे को हीट देते हुए गर्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जो हमारे नीचे के कण हैं जब वो गर्म हो जाते हैं तो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और ऊपर की तरफ उठ जाते हैं तो होता क्या है कि जो नीचे के कण हैं वो ऊपर चले गए, तो जो उसका स्पेस ख़त्म हुआ, यहाँ से खाली हुआ, तो उसको भरने के लिए उसके बगल जो ठंडा वाला होता है दूध का कण जो होते हैं वह नीचे की तरफ आके वो भी गर्म होने लगते हैं। यानी कि जैसे जैसे दूध गर्म होता जाता है वह ऊपर की तरफ चला जाता है और जो ठंडा दूध होता है वह नीचे की तरफ आकर के गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऊष्मा का संचरण होता है इसको हम संवहन बोलते हैं। फिर तीसरा है हमारा ऊष्मा का विकिरण, रेडिएशन। ठीक है, तो जब ऊष्मा बिना किसी माध्यम के तरंग के रूप में फैलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? विकिरण। और सूर्य की ऊष्मा जो है, यह प्रश्न पूछता है कि जो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस रूप में आती है, तो उसको हम बोलेंगे कि विकिरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से, यानी कि रेडिएशन के माध्यम से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आए कि अब वो प्रश्न का मेरा जवाब मिलने जा रहा है कि जो तवा होता है उसके ऊपर जो मुठिया या हैंडल लगा होता है वह प्लास्टिक या लकड़ी का क्यों होता है? तो इसके लिए हमको जानना होगा दो चीज़, ऊष्मा का चालक और ऊष्मा का अवरोधी, या ऐसे कह सकते हैं खराब ऊष्मा चालक। ठीक है, तो ऊष्मा के चालक से हमारा तात्पर्य है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें ऊष्मा या गर्मी एक स्थान से उसके दूसरे सिरे तक यानी दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाती है। यानी किसी, जैसे मान लीजिए पेन है, यदि पेन को हम मान लिए कि ये पेन है जिसमें एक सिरे को गर्म करे तो दूसरे सिरे तक इसकी गर्मी पहुंच जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो ये पेन है वह कैसा है? ऊष्मा का सुचालक है या चालक है। क्यों? क्योंकि इसके एक सिरे को गर्म किए तो ये दूसरे सिरे तक गर्म हो गई। चूँकि पेन प्लास्टिक का बना होता है तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है। यदि दूसरे शब्दों में हम कह दें कि यदि जब हम कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं और भूल से यदि उसमें हमारा छोलनी छूट जाता है तो क्या होता है? छोलनी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोलनी जो हमारा है वह ऊष्मा का चालक है। ऊष्मा के चालक में क्या क्या आएंगे? तांबा आएगा, एल्युमिनियम आएगा, लोहा आएगा। तो चूँकि हमारा जो तवा होता है वो लोहे का बना होता है और उसमें से जो डंटी निकली होती है वो भी लोहे की होती है, इसलिए उसके ऊपर प्लास्टिक या लकड़ी का इसलिए लगाया जाता है कि जो प्लास्टिक या लकड़ी होती है वह क्या होती है? यहाँ नीचे देखिए, जो प्लास्टिक है, लकड़ी है और रबर है, यह ऊष्मा के चालक नहीं, ये खराब चालक हैं। इसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं पहुंच सकती है, चाहे वो लकड़ी हो, प्लास्टिक हो या रबड़ हो। ठीक है, यानी पूरी तरह नहीं, लेकिन इन पदार्थों में ऊष्मा जो है धीरे धीरे या नहीं के बराबर संचालित होती है। इसलिए इनका क्या करते हैं हम लोग उपयोग? हैंडल बनाने में, स्वेटर और दस्ताने आदि के निर्माण में इनका काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए बर्तन का हैंडल बना है। दस्ताना देखिए क्या होता है? दस्ताना बनाया जाता है ऊन का। वो क्या करते हैं? और ऊष्मा के रोधी हैं, वह क्या करते हैं? दस्ताने को हम लोग यदि पहन लेते हैं, रबर के हैं, तो वो बाहर का जो ठंडा वातावरण है उनको भीतर नहीं आने देता है और हमारे हाथ को क्या करता है? गर्म रखता है। ठीक है,
तो ये हमारा चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट है हमारा ऊष्मा का एक्सपेंशन यानी थर्मल एक्सपेंशन। आप लोग देखते होंगे, कभी ध्यान दिया होगा आप लोगों ने कि जब पोल पे तार को जोड़ा जाता है तो तार जो है ढीला रखा जाता है। क्यों ढीला रखा जाता है? इसलिए ढीला रखा जाता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तार में जो है क्या हो जाता है, तार लंबा होने लगता है, वह झुक जाता है। और गर्मियों के दिन में आप लोग देखे होंगे अक्सर कि जो बिजली के तार हैं, जो खुले तार होते थे पहले लगाए जाते थे, वह गर्मी के मौसम में क्या हो जाते थे, ढीले हो जाते थे और सर्दियों में वो टाइट हो जाते थे। इसका कारण क्या है कि वह गर्मी के दिन में तार जो है फैलता है। या एक और उदाहरण में देने जा रहा हूँ, आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा, जब भी ट्रेन से आप कहीं यात्रा करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो दोनों पटरियाँ होती है ट्रेन की, वो गर्मी के दिनों में सट जाती है और जैसे ही ठंडी का मौसम आता है उसमें थोड़ा सा स्पेस देखने को आपको मिलता है। कारण क्या है कि गर्मी के दिनों में लोहे की जो पटरियाँ होती हैं वो फैलती हैं, ठीक है। या आप ध्यान दीजिएगा, जो ढक्कन होता है इसका क्या बोलते हैं, आप लोग टिफ़िन ले जाते हैं तो टिफ़िन का ढक्कन जो है गर्मी के दिन में आसानी से खुल जाता है और सर्दी के मौसम में वो टाइट हो जाता है। उसका कारण वही है फैलना। यहाँ देखिए इन तीनों को जो है चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये हमारी रेल की पटरी हुई, दूसरा हमारा ये ढक्कन हुआ और तीसरा बिजली का तार। देखिए ये तार जो है झुका हुआ है। गर्मी के दिनों में जैसे ही ठंडी का मौसम आता है यह तार जो है सिकुड़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऊष्मा के क्या प्रभाव होते हैं, ऊष्मा क्या कर सकता है। तो सबसे पहले ऊष्मा क्या करता है, तापमान में वृद्धि करता है। ऊष्मा यानी गर्मी। तो जैसे ही किसी चीज़ को गर्म किया जाएगा तो उसके तापमान में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आकार में परिवर्तन या संकुचन होता है। यदि किसी वस्तु को यदि हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उसके आकार में परिवर्तन होना ही है। को जैसे मान लीजिए, अब सोचिए कैसे, तो सुनार क्या करता है कि यदि उसको आभूषण बनाना होता है तो वह सोने को लेकर के एक बर्तन में रखता है, उसको भट्ठी में डाल देता है। जैसे ही उस भट्ठी में उसको डाला जाता है वो पिघल जाता है। सोना हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, जो भी हमारे यहाँ बर्तन देखने को मिलते हैं या आभूषण, वो गला करके बनाए जाते हैं। तो एक चीज़ और देख लीजिए कि यदि हाथ का कंगन है, यदि आप चाहती हैं कि उससे हम हार बनवा लें या चाहते हैं आपकी अंगूठी बनवा लें, तो उसको क्या करेंगे, हम गर्म करा देते हैं। सुनार उसको गर्म कर देता है। गर्म करने के बाद जो वो पिघल जाता है तो फिर वो अपने अनुसार जो भी बनाना चाहे बना सकता है, ठीक है। आकार में परिवर्तन और यह अवस्था में भी परिवर्तन कराता है। कैसे, यदि मान लीजिए आपने कोई पानी का ग्लास लिया, उसमें आपने पानी डाल करके फ्रिज में डाल दिया, धीरे धीरे वह पानी बर्फ़ में बदल जाता है और जैसे ही उसको आप बाहर निकालते हैं उस फ्रिज से कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, पिघलने लगता है। कारण क्या है, कारण है गर्मी यानी कि ऊष्मा। ऊष्मा के कारण ही वो क्या होने लगा, पिघलने लगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ऊष्मा के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, ठीक है। ऊष्मा के उपयोग तो हम लोग सभी लोग देखते हैं। पहली बात कि सुबह में जो है खाना जो बनता है वह कैसे बनता है, चूल्हे पर बनता है और चूल्हा क्या देता है, ऊष्मा देता है। फिर जब हम लोग नहाते हैं, नहाने के बाद अपना कपड़ा धुलते हैं और धुलने के बाद उसको धूप में ले जा कर के सुखाते हैं। तो इससे क्या होता है, कपड़ा सुखाने में भी ऊष्मा का उपयोग है। ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, रूम में एक हीटर लगा देते हैं। हीटर क्या करता है, पूरे रूम को गर्म कर देता है। फिर पानी गर्म होता है, इससे धातु को भी मैंने बताया पिघलाने में, और विद्युत के उत्पादन में भी इस गर्मी का ऊष्मा का उपयोग होता है, ठीक है। ऊष्मा का हमारे दैनिक जीवन में और भी बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है। और एक बात और है कि जैसे ऊष्मा है तो उससे हम लोगों को सावधानी भी बरतनी चाहिए। सावधानी में यहाँ मैंने कुछ उपाय लिख दिए हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहला है, गैस चूल्हे के पास ज्वलनशील वस्तु को नहीं रखेंगे। दूसरा, हीटर या इस्त्री का उपयोग सावधानी से करेंगे। तीसरा है, बिजली के उपकरणों की नियमित जांच कर लेंगे।
अगला है बच्चों को आग और गर्म वस्तु से दूर रखेंगे, और अंत में है रसोई में सूती कपड़े का उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दो चीज़ें हम लोग को पढ़नी हैं आगे में, एक है समुद्री समीर और एक है स्थल समीर। तो ये समुद्री समीर और स्थल समीर क्या होता है, इस बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, ये होता क्या है कि दिन के समय होता क्या है ना कि जो धरती होती है वो जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है। तो जब वह गर्म हो जाती है तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है। तो जब ऊपर उठती है तो जब जगह खाली होगा तो होता क्या है कि जो समुद्र की तरफ से चलने वाली वायु है वो उसको बह करके आती है और उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। तो समुद्र की ओर से आने वाली इस वायु को हम क्या कहते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, यानी होता क्या है कि जब धरती गर्म होती है तो इसकी वायु जो है समुद्र की तरफ चली जाती है, और चूँकि समुद्र की वायु ठंडी होती है तो वो फिर उसका स्थान ग्रहण कर लेती है जो वायु चली गई है, इसलिए इसे हम समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत क्या होता है कि रात में यह प्रक्रम विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल जो है स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, जिसको हम स्थल समीर कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा समुद्र समीर और स्थल समीर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे जो वस्त्र होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया था कि सर्दियों में क्या होता है कि हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र क्या करता है, हमारे शरीर को हीट देता है, जिसके कारण हमारा शरीर गर्म रहता है। यह ऊनी वस्त्र जो होते हैं शरीर के अंदर न हवा को आने देता है, न शरीर से गर्मी को बाहर जाने देता है। इस प्रकार हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, अच्छा बना रहता है, जिसके कारण वायु, जैसे मान लीजिए कि आपने गंजी पहना, उसके ऊपर इनर पहना, फिर शर्ट पहना, स्वेटर पहना, जैकेट पहना, तो सबके बीच में कुछ न कुछ वायु रहती है जो क्या करती है, हमारे शरीर को, हमारे शरीर के टेम्परेचर को जो है क्या कह सकते हैं, स्थिर बनाने का प्रयास करती है। इसलिए हमको इतना सब पहनने के बाद ठंडी फील नहीं होती है। और गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी के मौसम में हल्के और सादे कपड़े पहनते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो है हवा आती जाती रहे और हमारा शरीर जो है ठंडा बना रहे। ठीक, आगे चलते हैं। यही था। एक प्रश्न आता है कि एक मोटे कंबल की अपेक्षा यदि उसी मोटाई के दो पतले कंबल ले लेते हैं तो आप किसका चुनाव करेंगे। मैंने बताया कि एक चीज़ लेंगे, जैसे मान लीजिए एक कंबल ले रहे हैं तो क्या करता है कि आपके शरीर और कंबल के बीच में जो वायु रहेगी वो वही रहेगी। लेकिन यदि आप दो कंबल लेते हैं तो हमारा शरीर है, उसके बाद कंबल है, फिर दूसरा कंबल है, और बीच में जो वायु है तो वो क्या करती है, शरीर का टेम्परेचर को बनाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए एक मोटे कंबल की अपेक्षा उसी मोटाई का दो कंबल लेना लाभदायक होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रश्न, ये रहा आज का हमारा मटेरियल। और चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है, लगभग 1 घंटे के करीब होने जा रहा है, और यदि हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न को लेते हैं तो वो भी लगभग 40-45 मिनट लेगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि अब जो इसके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं इस चैप्टर में, क्या क्या सीखा है कि किसी वस्तु की उष्णता की कोटि का मान ज्ञात करने के लिए सदैव हम इंद्रिय स्पर्श पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा है
ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप होती है। कौन वस्तु कितना जितना टेम्परेचर होगा वही उसकी गर्मी की माप हम कर सकते हैं। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। फिर अगला है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का जो रेंज होता है वह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इस तापमापी का जो रेंज होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जो मानव शरीर होता है उसका तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी कभी पूछता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, तो हम क्या जवाब देंगे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर अगला है ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। यह वस्तुओं में दूसरी वस्तु से ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है, चालन, संवहन और विकिरण। मैंने तीनों के बारे में अच्छे से समझा दिया है। फिर अगला है ठोस में प्रायः ऊष्मा का चालन द्वारा ही स्थानांतरण होता है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश था। आगे चलते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। मैंने बताया था कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से ऊष्मा चली जाए तो उसको हम ऊष्मा का चालक कहते हैं, और जो नहीं जाने देता है उसको हम ऊष्मारोधी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमने देखा, गहरे रंग के वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरणों को अच्छी से अवशोषित करती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। अगला है सर्दियों में ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं। इसका कारण है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु फांसी होती है। मैंने वायु के बारे में बताया कि 2 कंबलों के बीच में जो वायु होती है क्या करती है, वह हमारे शरीर को गर्म बनाए रखती है। ठीक है, तो ये था जो हम लोगों ने मैटर पढ़ा, उससे जो है क्या क्या हमने सीखा वो चीज़ें थी। अब अगले वीडियो में हम जो है अभ्यास प्रश्न को हल कराएंगे। तो जो लोग अभ्यास प्रश्न करना चाहेंगे तो अगले वीडियो में, लेकिन ये बात समझिए कि बिना चैप्टर को जाने हुए केवल अभ्यास प्रश्न लेना उचित नहीं है जब तक हम इसके भीतरी ज्ञान को नहीं समझ लेते हैं। तो प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास प्रश्न बनाने के लिए आपको वीडियो भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अब सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, यदि आपको वीडियो मेरी समझ में आए तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।